मेरा नाम सीमा है और आज हम सब संगीता की शादी में जा रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि संगीता की शादी अचानक से इतनी जल्दी जो तय कर दी गई थी और बहुत अच्छा लड़का भी मिल गया था संगीता के लिए। संगीता हमारी कोई रिश्तेदार नहीं थी। वो लोग कुछ महीनों पहले हमारी सोसाइटी में रहने आए थे। संगीता की फैमिली में उसके मम्मी पापा, बड़ा भाई और एक दादी थी। वो हमारे पड़ोसी थे। संगीता की मम्मी और दादी का स्वभाव बहुत अच्छा था। उन्हें सोसाइटी में आए अभी 2 ही दिन हुए थे और हर किसी से संगीता की मम्मी, जिनका नाम मीना था, उनकी दोस्ती हो गई थी। मैं संगीता की मम्मी को मीना मौसी कहकर बुलाती थी और संगीता की दादी को दादी कहती थी। संगीता के पिता और उसका बड़ा भाई एक कंपनी में काम करते थे और यहाँ वो एक किराए के मकान में रहते थे। मीना मौसी का आगरा में खुद का पुश्तैनी घर था, लेकिन वहाँ रोजगार नहीं था। केवल कांच की चूड़ियाँ बनाने का काम होता था, जिस पर कांच की चूड़ियाँ बनाने वाले मजदूरों को उनका पूरा मेहनताना भी नहीं मिलता था। इसलिए संगीता के पापा अपनी पूरी फैमिली को लेकर गुजरात आ गए। संगीता के बड़े भाई की उम्र लगभग 21 या 22 साल थी और संगीता शायद 18 साल की थी। संगीता की उम्र के मुताबिक उसका वजन बहुत ज़्यादा था। संगीता की फैमिली में उसकी दादी को छोड़कर सभी तंदुरुस्त और मोटे थे, लेकिन संगीता की मम्मी मीना मौसी का मोटापा इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उन्हें थायराइड की और शुगर की बीमारी थी। उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहा करती थी। संगीता की दादी जी के मुंह में भले ही एक भी दांत नहीं था, लेकिन वो बहुत ही लजीज खाना बनाती थीं और साथ ही घर का सारा काम भी कर लेती थीं। दादी जब भी आलू का पराठा बनाती तो मुझे सबसे पहले खिलाती थीं। दादी की इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो सेहत में मीना मौसी से ज़्यादा अच्छी थीं। मीना मौसी का जब भी दिल करता वो मुझे आवाज़ लगाकर बुला लेती। एक दिन मीना मौसी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तब तो मौसा जी भी घर पर ही थे। एक दफ़ा रात का वक्त था, फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहने लगी कि तेरे मौसा जी मेरा इलाज नहीं करवाते। देख मैं दिन ब दिन कितनी बीमार होती जा रही हूँ। संगीता कहने लगी, मम्मी पापा तुम्हारा इलाज करवाते तो हैं। फिर मैंने मौसा जी की तरफ देखा और मौसा जी ने मुझे कहा कि कल हम नज़दीकी दवाखाने में चलेंगे, वहाँ तेरी मीना मौसी को दिखाकर हम इसकी दवाई ले लेंगे। मैंने भी कहा ठीक है, हम कल चलते हैं। दूसरे दिन मीना मौसी सबसे पहले रेडी होकर बैठ गई दवाखाने जाने के लिए। फिर मैं और मौसा जी मीना मौसी को लेकर दवाखाने गए। मौसा जी ने मीना मौसी की सारी रिपोर्ट साथ ले ली ताकि डॉक्टर रिपोर्ट को देखकर उसके हिसाब से दवाई दे। मैं और मीना मौसी डॉक्टर के केबिन में गए। डॉक्टर ने मीना मौसी की सारी रिपोर्ट्स देखी, फिर उन्हें चेक किया और मीना मौसी को बाहर बैठने को कह दिया। फिर मुझसे पूछा कि मैं उनकी बेटी हूँ। तब मैंने कहा नहीं, मैं उनकी पड़ोसी हूँ। तब डॉक्टर ने मुझे मौसा जी को अंदर बुलाने को कहा। फिर मैंने मौसा जी को डॉक्टर के केबिन में बुला लिया। डॉक्टर ने हमें जो बताया वो सुनकर मैं अफसोस में पड़ गई। डॉक्टर ने मौसा जी को कहा कि हम आंटी जी को केवल थोड़े दिन तक ही ठीक रहे ऐसी दवा दे सकते हैं। उनके दिल पर चर्बी बढ़ चुकी है, उन्हें बहुत ज़्यादा थायराइड है, शुगर और बीपी की भी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है और उनका इतना ज़्यादा वजन हो चुका है, इसलिए उनका बचना मुश्किल है। वो कुछ ही दिनों की मेहमान हैं और हम उनकी घर पर ही सेवा करें। तब मौसा जी ने मेरी तरफ देखा और डॉक्टर से कहा कि उन्हें ये बात पहले से पता थी, लेकिन ये हमारी पड़ोसी है, हमारी बेटी की तरह है और ये अपनी मौसी की बातें सुनकर कहीं मुझे गलत ना समझे, इसलिए मैं आज इसे आपके पास हमारे साथ लेकर आया हूँ। मेरी आंखों से तो वहीं आंसू निकल गए, लेकिन डॉक्टर ने हमें मौसी से सब कुछ छिपाना होगा ऐसा कहा, इसलिए मैंने हिम्मत रखी और हम मीना मौसी को घर लेकर आ गए। घर आकर मौसी ने मुझसे पूछा कि सीमा, वो मुआ डॉक्टर मुझे बाहर बैठा के तुम दोनों से क्या बात कर रहा था? तो मैंने मौसी से कहा कि नहीं, कुछ खास नहीं बोल रहा था, बस आपकी दवाइयों को कैसे देना है वो सब कुछ समझा रहा था। मौसी तुम बैठो, मैं अपने यहाँ से सब्जी लेकर आती हूँ। ऐसा बहाना करके मैं अपने घर में चली आई और दरवाज़ा बंद करके मैं रोने लगी। मुझे ज़्यादा रोना तो संगीता के बारे में सोच कर आता था।
क्योंकि संगीता में आज के ज़माने की लड़कियों जैसी कोई भी बात नहीं थी। यानी कि वो एकदम सादगी से रहती थी और उसे भी इस बात की खबर नहीं थी कि उसकी माँ अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। आप जानते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं उन्हें ये नहीं पता कि वो कब मरने वाले हैं, लेकिन मैं मौसी की मौत के बारे में जान चुकी थी। मुझे पता चल चुका था कि अब कभी भी किसी भी वक्त वो इस दुनिया से जा सकती हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने मौसी को तिल तिल मरते देखा है। उस दिन के बाद से मौसी ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। ये तो अच्छा था कि दादी की हिम्मत अभी बहुत बाकी थी। उन्होंने सब घर वालों को भी हिम्मत दिला रखी थी। बहुत तकलीफ़ आती थी मीना मौसी को अस्पताल ले जाने में। कम से कम 7 से 8 लोग मिलकर उन्हें एक चादर में उठाकर एक चारपाई पर लेटाते थे और चारपाई उठाकर गली के बाहर एम्बुलेंस तक उन्हें ले जाते थे। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जाता था। अस्पताल में एडमिट होने के बाद भी डॉक्टर यही कहते थे कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। मीना मौसी को घर पर ही रखा जाए और जितने दिन हो सके उनकी सेवा घर पर ही की जाए। और मौसा जी मीना मौसी को लेकर वापस घर आ जाते थे। दादी हमेशा मौसा जी के साथ अस्पताल जाया करती थी। इतनी मुश्किल के समय में दादी ने अपने परिवार की जो हौसला अफजाई की थी वो काबिले तारीफ थी। यहाँ तक कि मुझ में भी हिम्मत दादी को देखकर ही आती थी। एक दिन मैंने मौका देखकर दादी को सारी सच्चाई बता दी, लेकिन अफसोस तब तक देर हो चुकी थी और मीना मौसी का दम उसी दिन रात में निकल गया। मीना मौसी के दोनों बच्चे अभी कुंवारे थे और अपनी माँ के जाने के सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मौसा जी की हालत का तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। संगीता के चाचा चाची भी आगरा से यहाँ आ चुके थे। संगीता की खुशनसीबी भी थी कि उसकी चाची उसे बिल्कुल माँ की तरह ही रखती थी। मुझे भी ये देखकर थोड़ी तसल्ली होती थी कि संगीता को कम से कम उसकी चाची के रूप में एक माँ का प्यार मिलता है। एक दिन संगीता पता नहीं क्या ढूंढ रही थी जो उसे मिल नहीं रहा था। फिर उसने एक कुर्सी रखी और उस पर चढ़कर वो मचान पर वो चीज़ ढूंढने लग गई, लेकिन उसका भी वज़न इतना ज़्यादा बढ़ा था कि वो कुर्सी लेकर नीचे गिर गई। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर मैं भागकर उसके घर गई। उसकी चाची भी आ गई और उन्होंने कहा, तुम कुर्सी पर क्यों चढ़ी? अभी तुम्हें ज़्यादा चोट लग जाती तो? मैंने और चाची ने संगीता को उठाकर पलंग पर लिटाया। संगीता को अंदरूनी चोट लगी थी, लेकिन वो रोई नहीं, बल्कि पलंग पर चुपचाप लेटी रही और जाने क्या सोच रही थी। मैंने उसे गौर से देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो विधाता से सवाल कर रही हो कि उसे इतनी कठिनाइयाँ क्यों झेलनी पड़ रही हैं। मैं खुद सोच में पड़ गई कि ना तो इनके पास पैसा है, ना ही कोई रुतबा, ना घर है और ना ही संगीता के पास आजकल की लड़कियों जैसी सुंदरता। आजकल के लड़के तो पतली दुबली और गोरी लड़की पसंद करते हैं, लेकिन संगीता तो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। तो भला संगीता का रिश्ता कैसे लगेगा? संगीता की शादी होना तो बहुत मुश्किल है। मीना मौसी को गुजरे 40 दिन हो चुके थे। एक दिन संगीता के बड़े पापा ने उन सबको अपने घर बुलाया। वो लोग बड़े पापा के घर गए। किसे पता था कि संगीता उसके बड़े पापा के घर जाएगी और वहीं से उसका रिश्ता एक अच्छी जगह तय हो जाएगा। एक रिश्ता लगाने वाली ने संगीता को देखा और संगीता के लिए उसके पास एक बेहतरीन रिश्ता था। उस रिश्ता कराने वाली ने संगीता के पापा और उसके बड़े पापा से बात की और उन लोगों ने रिश्ते वालों को घर बुला लिया। लड़के वाले अमीर थे। उन्हें संगीता जैसी ही लड़की चाहिए थी, जो उनके घर में एक सभ्य बहू के सारे फर्ज निभा कर रहे। उन्हें आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की नहीं चाहिए थी, बल्कि संगीता जैसी ही सीधी सादी लड़की चाहिए थी। लड़के वाले संगीता के बड़े पापा के घर आए। उन्होंने संगीता को देखा। संगीता उन्हें खूब पसंद आई और वो उसी दिन संगीता के हाथ पर शगुन रखकर चले गए। संगीता के बड़े पापा ने संगीता के पापा को जोर देते हुए कहा कि संगीता की शादी उन्हीं के घर से हो, तो संगीता के पापा ये बात मान गए और वो लोग वहीं रुक गए। फिर मौसा जी हमारे यहाँ आए और हमें ये खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मेरी सारी फिक्र दूर हो गई जो संगीता के लिए थी। मौसा जी ने लड़के वालों के बारे में भी बताया और हमें शादी में आने का न्योता दिया और कहा कि शादी 8 दिन के अंदर ही है, तैयारी कर लेना और आना ज़रूर। मैंने कहा हम ज़रूर आएंगे। मौसा जी चले गए और मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठकर ये सारी बातें उन्हें बता रही थी। मैंने उनसे कहा कि चलो भले ही संगीता की शादी हो रही है,
पर बेचारे मौसा जी के पास तो कुछ है ही नहीं। उस गरीब की शादी कैसे होगी? देखते हैं अब क्या होता है। और वैसे वक्त भी तो नहीं है उनके पास इंतज़ाम करने का। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो, उसके भाग्य का जो भी होगा उसे मिलेगा। हमारे तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। ऊपर वाला बैठा है ना, उसने सब कुछ सोच रखा है। और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। बस अब हम शादी के मंडप में पहुंचने ही वाले थे। पूरे रास्ते भर मैंने संगीता की बहुत फिक्र कर ली। अब उसे दुल्हन बना हुआ देखना है। हम मंडप के थोड़ी दूर ही उतरे। मौसा जी से फ़ोन पर हमने एड्रेस ले लिया था। फिर वहां पहुंचकर हमने मौसा जी को फ़ोन किया। वो फ़ौरन हमें लेने आ गए। उन्होंने हमें संगीता के बड़े पापा से और दूसरे रिश्तेदारों से भी मिलवाया। शादी की सजावट, बहुत बड़ा मंडप, वहीं थोड़ी दूर पर संगीता का दहेज भी सजा हुआ रखा था। हर एक चीज़ थी उसके दहेज में, जैसे कि एक माँ अपनी बेटी के लिए खरीदती है। मेरे हस्बैंड और बच्चे वहीं बैठ गए मंडप में, और मैं संगीता के बड़े पापा की बेटी के साथ उनके घर पहुंची। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, संगीता ने मुझे देखा और आकर मेरे गले लग गई। संगीता बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही संगीता है जिसकी शादी कैसे होगी, ये फिक्र मुझे रहती थी। सोने के जेवरों से सजी हुई दुल्हन बनी हुई संगीता की मेहंदी का रंग भी बहुत खूब रचा था। मैं संगीता की दादी से मिली। खुशी के मारे दादी की और मेरी आंखें भर आई। दादी ने मुझसे कहा, चलो खाना खा लो। हम खाना खाने बैठे। खाने में भी बहुत ही लजीज पकवान बने थे। कोई अमीर भी इतने कम समय में अपनी बेटी की क्या शादी करता, जैसी शादी मौसा जी की बेटी संगीता की हो रही थी। खाना खाकर हम बैठे तो थोड़ी देर में बारात आ गई। मैंने दूल्हे को देखा। मुझे देखना था कि वो लड़का कैसा है जिससे संगीता की शादी हो रही है, लेकिन लड़का तो संगीता से भी ज़्यादा अच्छा था। ये देखकर मुझे तसल्ली हो गई। और फिर थोड़ी देर के बाद संगीता विदा होकर अपने घर चली गई और हम अपने घर आ गए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब मुझे इत्मीनान हो गया है। एक बोझ था मेरे दिल पर, वो अब उतर गया है। संगीता को इतना खुश देखकर और उसकी इतनी बेहतरीन शादी देखकर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, देखा तुमने, क्या तुमने सोचा था कि इतनी आलीशान तरीके से संगीता की शादी होगी? लेकिन जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि भविष्य में वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं या फिक्र करते हैं, बल्कि वही होता है जो विधाता ने हमारे लिए तय किया है। इसलिए हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और कल की चिंता में हमें हमारे आज को ज़ाया नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कहानी पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें।